नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल यानी कार्नर में। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं यूपी स्पेशल के सेशन में। ये यूपी स्पेशल का जो आप देख रहे हैं, ये वीडियो आपका 5वां वीडियो होना चाहिए हमारे ख्याल से। तो अब तक हमने आपसे जो कुछ मेजर टॉपिक थे ज्योग्राफी की, उसको हमने कवर किया है। पॉलिटी हमने पूरी तरह से यूपी की ख़त्म कर दी है और जो इंट्रो था यूपी का ख़त्म कर दिया है। आज ज्योग्राफी के जो भूगोल का जो टॉपिक कुछ इसमें होगा, जो रिवर सिस्टम होगा, नदी तंत्र होगा, उसकी हम बात करेंगे। और कुछ टॉपिक आपके इकोनॉमी के होंगे, जैसे पशुपालन एंड कृषि, उसको हम कवर करेंगे आज की वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आप लोग अभी तक अगर YouTube चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमसे। तो आइए आज की हम बात करते हैं। देखिए, कृषि व पशुपालन में सबसे पहले आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको कुछ चीज़ें बता दी। जो उत्तर प्रदेश है, यहीं से एक प्रश्न बनता है जहां हम बताने जा रहे हैं। इसे कुल 8 मृदा समूहों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश को कुल 8 मृदा समूहों में बांटा गया है। और जो अगला है, यूपी को 20 कृषि पारिस्थितिकी यानी एग्रीकल्चर इकोसिस्टम में बांटा गया है। 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र में बांटा गया है। अगला, और 9 कृषि जलवायु में बांटा गया है। ये आप याद रखिएगा, इसी बात को घुमा घुमा कर कई बार उन्होंने पूछा है। क्या है? उत्तर प्रदेश को 8 मृदा क्षेत्रों में बांटा गया है कि जो मृदा के अनुसार जो उत्तर प्रदेश का डिवीजन किया गया है वो 8 प्रकार का है। फिर क्या है? कृषि पारिस्थितिकी यानी कृषि का जो इकोसिस्टम है उस अनुसार इसे 20 भागों में बांटा गया है और केवल कृषि के आधार पर इसे 9 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जैसा प्रश्न हो, जैसा पूछे वैसा आप उत्तर बताइएगा। अब यहाँ से अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो जीडीपी है उसका जो योगदान हुआ, तो देखिए पहले हम बात करेंगे 1947 यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में क्या स्थिति थी। 3 सेक्टर होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और टर्सरी। देखिए जो कृषि, इसमें जो पहली सेक्टर कृषि, इसमें कृषि का योगदान सबसे अधिक था। कब? आज़ादी के बाद। और जो द्वितीयक तृतीयक थे ये गौड़ थे। लेकिन इसके बाद 1947 से लेकर आप चले जाइए 1995 तक, 47 से लेकर 1995 का समय है। 1995 में आप देखेंगे, 1995 के बाद जो द्वितीय क्षेत्र है वह आगे जाता है, यानी उद्योग जगत आगे होता है, मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण क्षेत्र आगे हो रहा है और बाकी कृषि इसके बाद आती है दूसरे नंबर पर। लेकिन ठीक 2 से 3 सालों बाद 98 से लेकर 2000 के बीच में, यानी 98 अगर लें, यहाँ पर फिर यूपी का टर्सरी क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर पहले स्थान पे आता है और उसके बाद आपका औद्योगिक और फिर कृषि तीसरे स्थान पे रहता है। तो ये एक ट्रेंड है कि आप देखेंगे कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जीडीपी में योगदान करने वाला जो क्षेत्र है वो सर्विस सेक्टर है। ये आपको जानना होगा। दूसरी चीज़, प्रदेश में जो कृषि से संबंधित लोग हैं वो 59.3% लोग हैं जो कृषि से संबंधित गतिविधि में लगे हुए हैं। ठीक है, आओ एक चीज़ और समझा दें आपको। यहीं पे जो कृषि का जोत है उस आधार पे एक डिवीजन आपको बता दें कि जो कृषि है उत्तर प्रदेश की, इस ट्रायंगल से समझने की कोशिश करें। देखिए जो बड़े किसान हैं उत्तर प्रदेश में, सबसे बड़े किसान वो केवल 10% हैं। जिनके पास ज़्यादा जोत है, ज़्यादा भूमि है, ऐसे किसान केवल 10% हैं। और जो लघु किसान हैं, लघु किसान का आकार 16% में कवर होता है। इनके अलावा जो लघु व जो सीमांत किसान हैं, जिनके पास आज देखेंगे जो ज़मीन बहुत कम है, 2 एकड़ से कम ज़मीन है, वो आप देखेंगे 74% है। यानी सबसे अधिक जो किसान हैं भारत उत्तर प्रदेश में, वो कैसे हैं? सीमांत हैं, लघु हैं, सीमांत। और इन्हीं किसानों को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना को लाया गया है, जिसमें 2-2 हज़ार रुपये की किस्त दी जा रही है। तो आप देखिए जी, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक सेक्टर है। इसके बाद अगर देखें, प्रदेश में निर्यात क्षेत्र बनाए गए हैं कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। तो 3 निर्यात क्षेत्र मिलते हैं। पहला निर्यात क्षेत्र आपको मिलता है, जो लखनऊ वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, इस लखनऊ वाले क्षेत्र में, यहाँ पर यह निर्यात क्षेत्र है। दूसरा है सहारनपुर का हिस्सा यहाँ पर,
और तीसरा है आप देखेंगे वो आगरा का हिस्सा, यहाँ पे आप देख सकते हैं आगरा का हिस्सा। ये 3 निर्यात क्षेत्र बनाए गए हैं। किस किस चीज़ की निर्यात करते हैं तो देखेंगे, जो पहला निर्यात क्षेत्र है आपके लखनऊ का है, ये आम के निर्यात क्षेत्र के लिए बनाया गया है। मैंगो, आम के निर्यात के लिए बनाया गया है। आगरा वाला जो है ये आप देखेंगे आलू के निर्यात के लिए बनाया गया है। और जो सहारनपुर वाला है ये मिसलेनियस यानी कई चीज़ों की निर्यात क्षेत्र के लिए समग्रता में देखा गया है इसको। तो देखिए ये उत्तर प्रदेश में अगर पूछा है कितने निर्यात क्षेत्र हैं तो 3 निर्यात क्षेत्र हैं, इसमें ज़रा सा भी कन्फ्यूज मत होइएगा। इसके आगे अगर हम चलेंगे तो हम बात करेंगे आपसे उत्तर प्रदेश में जो फसल होती है, इन फसलों में आपकी कौन कौन सी फसल कहाँ कहाँ पे होती है, कुछ महत्वपूर्ण फसलों की आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ और बता दें, आप एक नाम सुने होंगे, नहीं सुने हो तो सुन लीजिए, मैथा आयल। ये जो मैथा आयल होता है ये शिवाला नामक एक पेड़ होता है, उसी के पत्ते से बनाया जाता है। शिवाला नामक पेड़ के पत्तों से निकाला जाता है और देखेंगे पूरे भारत का 90% मैथा आयल उत्तर प्रदेश में ही उत्पादित होता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। और मैथा आयल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का अव्वल स्थान है, पहला स्थान है। वो भी कितना, 90% उत्तर प्रदेश में ही उत्पादन हो रहा है, केवल 10% में पूरा इंडिया है उत्तर प्रदेश को छोड़कर। अब इसके बाद उत्तर प्रदेश की और कौन सी फसल है, ये फसल तो महत्वपूर्ण है अफीम, जो थोड़ी सी आक्रामक फसल है, आप समझ सकते हैं कि इसकी ये फसल न कह के बल्कि और कह रहे कुछ और ही। तो देखें इसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर उत्पादन होता है ये आपको जानना महत्वपूर्ण है कि किस जगह इसका उत्पादन होता है। इसके 2 उत्पादन के क्षेत्र हैं, यहाँ पे आ जाइए, 2 उत्पादन के क्षेत्र हैं। वह कौन कौन से हैं, एक उत्पादन का क्षेत्र आपका बाराबंकी है, ये एक उत्पादन हो रहा है बाराबंकी में, और दूसरा इसका उत्पादन का क्षेत्र है गाजीपुर। 2 उत्पादन क्षेत्र है कहाँ पर, यहाँ पर अफीम का उत्पादन होता है, एक है बाराबंकी और दूसरा है कौन सा, गाजीपुर। ये 2 स्थान ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में जो बहुत अधिक मात्रा में अफीम का उत्पादन करते हैं, और अफीम की एकमात्र फैक्ट्री स्थापित की गई है गाजीपुर में। ध्यान रखिएगा, अगर फैक्ट्री पूछ रहा है तो फैक्ट्री केवल गाजीपुर में है, लेकिन उत्पादन में पहले स्थान पे गाजीपुर नहीं है, उत्पादन में द्वितीय स्थान पे गाजीपुर है, प्रथम पे बाराबंकी है। अब इसके बाद अगर देखेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण ऐसी फसलें हैं जिनसे आप रूबरू हो चुके हैं, जिनको आप जानते हैं। तो पहले कुछ फसलों की आप देखिए, जैसा ट्रेंड रहा है, कुछ फसलों की उत्तर प्रदेश में प्रजातियां पूछ ली जाती हैं कि निम्नलिखित में से ये किस फसल की प्रजाति है। तो देखिए सबसे पहले आपको हम बता दें अमरूद। अमरूद की प्रजाति कौन कौन सी आपको इमेज दिख रही होगी, तो ये जो अमरूद दिख रहा है इसकी कुल 2-3 प्रजातियां बड़ी मशहूर हैं जो आपसे पूछा जा सकता है। एक है धौलका, ये प्रजाति बहुत मशहूर है। दूसरा है लखनऊ 49 यानी 49, और तीसरा है सरदार, और चौथा है आपका ललित सुरखा। अगर ये प्रजातियां कुछ ले ली जाएं और दे दिया जाए ऑप्शन में तो ये प्रजातियां किस चीज़ की हैं, 4 ऑप्शन दे दें आपको, आंवला, अमरूद, केला और आम, तो आपको जो चूज करना होगा वो गुआवा करना होगा, अमरूद करना होगा। ये बात थी अमरूद की। तो अमरूद की प्रजाति आपने देखी, इसके बाद फिर आप देखेंगे आगे किसकी प्रजाति, अमरूद की प्रजाति के बाद आपको हम दिखाएंगे आम की प्रजातियाँ। आम की कौन कौन सी प्रजाति हैं जिनका उत्पादन उत्तर प्रदेश में प्रमुखता से होता है। इसका पहले उत्पादन क्षेत्र आप जान लें कहाँ पर है, लखनऊ हमने बताया था, लखनऊ बाराबंकी का क्षेत्र एक निर्यात क्षेत्र बनाया गया है। अब देखिए आम की प्रजाति, पहली प्रमुख प्रजाति है अल्फांसो आम, अल्फांसो, और दूसरी अगर देखें तो एक है नीलम, और एक तो आप सब लोग खूब खाते हैं जिसे कहते हैं दशहरी।
ये 3 प्रजातियाँ आम की बड़ी मशहूर हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए, क्योंकि अगर प्रश्न में आ जाए तो इसे आप सॉल्व कर लें बड़ी ही आसानी से। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको अच्छा जो अमरूद की कुछ और प्रजातियाँ भी आप जान लें, 1-2 प्रजाति और हमें ध्यान में आ गया। एक तो अमरूद में इलाहाबादी प्रजाति होती है, जो इलाहाबाद वाला अमरूद होता है। दूसरी सफ़ेदा, ये भी एक अमरूद की प्रजाति है। सफ़ेदा आम भी आप सुनते हैं, लेकिन मुख्यतः वो अमरूद की प्रजाति है। सफ़ेदा आम से मुझे याद आया कि आपको इस प्रजाति को भी आपसे बताया जाए। तो ये 4-5 प्रजातियाँ जो हमने अमरूद की बताई, उसके बाद हमने 3 प्रजाति आपको मुख्यतः आम की बताई, अल्फांसो, नीलम और दशहरी। ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद आइए हम बात करेंगे केले की प्रजाति पर। केले की प्रजाति महत्वपूर्ण है, पूछी जा सकती है। आम की प्रजाति हो सकता है न पूछे, लेकिन केले की इसलिए पूछी जा सकती है क्योंकि इसका नाम उसकी क्वालिटी से नहीं मिलता। देखिए, पहला जो केले की प्रजाति है वह चीनी चंपा, चीनी चंपा। दूसरी प्रजाति जो आपको जानना है, दूध सागर। तीसरी प्रजाति जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है वह अधेखर। अधेश्वर, ठीक है। ये 3 प्रजातियां आपके केले के लिए मशहूर होगी। और अगर केले की बात हुई है तो एक चीज और बता दें, वो क्या है, केला पकाने का संयंत्र इलाहाबाद में लगाया जा रहा है, और ऐसा पूरे उत्तर प्रदेश में ये अपने तरह का पहला संयंत्र होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, इतनी बात स्पष्ट है। अब आगे चलते हैं। यहाँ से आगे हम क्या चलेंगे, यहाँ से आगे हम बात करेंगे, यहीं पे बात कर लेते हैं टेक्स्ट के माध्यम से। देखिए, जो आंवला है, आंवला का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पाया जाता है? इसमें सबसे अधिक विटामिन सी मात्रा में पाया जाता है। इसका सबसे अधिक उत्पादन होता है प्रतापगढ़ में, ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें हल्दी की, हल्दी के साथ एक चीज़ और जोड़े, अदरक। हल्दी और अदरक के उत्पादन में प्रथम स्थान है बुंदेलखंड का, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके बाद आलू उत्पादन में, जैसा कि हमने बताया था कि आलू के निर्यात के लिए आगरा वाला क्षेत्र है, आलू के उत्पादन में आगरा प्रथम स्थान पर है, ठीक है। उसके बाद पान उत्पादन बता दें आपको, पान के उत्पादन में चौरसिया बहुत होते हैं आपके महोबा क्षेत्र में, और वहीं पर पान का सबसे अधिक उत्पादन होता है। महोबा जो क्षेत्र है वो पान के उत्पादन में अग्रणी है। इतनी बातें अगर स्पष्ट हो गई तो यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ से आगे इतनी आपको जाननी थी कृषि को लेकर। उत्तर प्रदेश में जो जनरल कृषि है, जैसे चावल, गेहूँ, ये सब तो आप जानते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। जो हमें महत्वपूर्ण लगा, जो आप नहीं जानते हो, उसको हमने बताया। और देखेंगे उत्तर प्रदेश में और आपको क्या जानना है पशुपालन को लेकर। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पशुपालन होता है, पहले आप तो ये जान लें। जो पशुओं की संख्या है सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है। अब देखिए कितना प्रतिशत टोटल पशुपालन है यहाँ पर देखेंगे जितने पशु हैं उनमें से 13.41% केवल उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश में एक संस्थान बनाया गया है जिसे बोलते हैं क्या, जिसका नाम है गौ सेवा संस्थान, गौ सेवा आयोग। इसकी स्थापना कब की गई है? इसकी स्थापना की गई 1999 में, बहुत पहले। आप वर्तमान सरकार को लेकर कन्फ्यूज मत होइएगा, ये 1999 में स्थापित हुई है। इसको लेकर कन्फ्यूज कई बार बच्चे आप लोगों और हमको कराया जा चुका है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, और क्या जानना है आपको। देखिए उत्तर प्रदेश जो है ये दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, दूध के उत्पादन में। ये टोटल जितना उत्पादन होता है पूरे भारत में, उसका 18% दूध उत्पादन केवल उत्तर प्रदेश में किया जाता है। और देखेंगे उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था जिससे आप लोग परिचित हैं, जिसे बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड ये कब चलाया गया था, ये भी आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ये चला था आपका 1973 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जो पशु हैं उनकी अच्छी नस्लों को लाकर दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए। आप देखेंगे 3 जिला है उत्तर प्रदेश में, पहली बार 3 जिलों में चलाया गया था। वो कौन कौन से हैं? एक है बनारसी, एक है मेरठ और एक है बलिया।
इन 3 जिलों में स्टार्टिंग फेज में चलाया गया। और एक चीज़ देखेंगे, दूध उत्पादन के लिए एक तो ये अभियान हो गया, दूसरे एक सहकारिता के माध्यम से भी दूध उत्पादन को बढ़ावा दे रही है उत्तर प्रदेश। ये इसके लिए सहकारिता के माध्यम से दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना लॉन्च की थी जिसका नाम था गोकुल पुरस्कार योजना। गोकुल पुरस्कार योजना, इसका क्या उद्देश्य था कि सहकारिता के माध्यम से दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए। अच्छा, तो इतनी जब बात हो गई है तो कुछ और भी चीज़ें आपको बता दें कि आपने केसीसी का नाम सुना होगा। केसीसी ये कब आई थी, डेट आपको, सन आपको याद होना चाहिए मैचिंग के लिए। ये शुरू हुई थी 1998 में, 1998 और 99 में, ठीक है। किसान मित्र योजना चालू कब हुई थी? किसान मित्र योजना ये शुरू हुई थी 2001 में। अगर डेट पूछ लें तो 18 जून 2001 है। और एक योजना है किसान रथ सेवा योजना, ये कब शुरू हुई थी? ये शुरू हुई 2010 और 11 में। ध्यान रखिएगा, ये थी आपकी कुछ योजना आपको लेकर बस इतने की हम पीपीटी पहले देखेंगे, उसके बाद हम फिर नदी तंत्र पे चलेंगे। आइए पहले चलते हैं पीपीटी पर। हमने बात की आपसे कृषि और पशुपालन की। हमने बताया स्वतंत्रता से लेकर 1995 तक कृषि का क्षेत्र योगदान बहुत आगे रहा और 95 से लेकर 98 में द्वितीय क्षेत्र, और द्वितीय क्षेत्र के बाद 98 के बाद तृतीय क्षेत्र जो आज तक बना हुआ है उत्तर प्रदेश के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है। प्रदेश में 59.3% कृषि संबंधित गतिविधियों से लोग जुड़े हुए हैं और यहाँ पर सीमांत किसान सबसे अधिक हैं और जो औसत जोत का आकार है 0.75 हेक्टेयर पर, यानी एक व्यक्ति का जो औसत है इतना ही। उसके बाद देखिए प्रदेश में जो निर्यात क्षेत्र है 3 तरह के बनाए गए हैं। एक लखनऊ जो आम के उत्पादन के लिए बनाया गया है, एक सहारनपुर और तीसरा आगरा जो आलू के लिए बना हुआ है। मैथा आयल की हमने बात की। मैथा आयल एक शिवाला नामक पेड़ के पत्ते से निकाला जाता है और पूरे भारत का 90% मैथा आयल उत्तर प्रदेश उत्पादन करता है। अफीम के बारे में बताया जो महत्वपूर्ण था। अफीम के बारे में क्या महत्वपूर्ण था कि सर्वाधिक उत्पादन बाराबंकी में होता है और उसके बाद दूसरे नंबर पर उत्पादन में है गाजीपुर, और एकमात्र अफीम की फैक्ट्री है वो कहाँ पर है? वो गाजीपुर में है। ये भी आपको जानना था। इसके बाद हमने बताया कि आम की कुछ प्रमुख प्रजातियों के बारे में अल्फांसो नीलम दशहरी बताई। अमरूद के बारे में बताया धौलका, लखनऊ 49, सरदार, ललित सुरखा, इलाहाबादी और सफ़ेदा। केले की प्रजाति के बारे में बताया और हमने ये भी बताया कि केले को पकाने का पहला संयंत्र लगाया जा रहा है इलाहाबाद में। केले की प्रजाति को अगर देखें तो चीनी चंपा, दूध सागर और अफान और अधेश्वर ये प्रमुख प्रजातियां हैं किसकी? केले की। हमने बताया कि जो आंवला उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो प्रतापगढ़ राज्य है ये बहुत ही अव्वल है और आंवले के लिए तरह तरह की चीज़ें यहाँ पर बनाई जाती हैं जिनका एक्सपोर्ट बड़े स्तर पर किया जाता है। न सिर्फ भारत में, भारत से बाहर भी इसका एक्सपोर्ट किया जाता है प्रतापगढ़ से। हल्दी और अदरक के क्षेत्र में प्रथम स्थान बुंदेलखंड का है। आलू उत्पादन में आगरा क्षेत्र का प्रथम स्थान है। आगरा से सटे हुए जो जिले हैं वो आलू उत्पादन में बहुत आगे हैं। पान का उत्पादन महोबा क्षेत्र में बहुत ही अधिक होता है, ये आपको जानना था। इसके आगे उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे अधिक पशुपालन होता है। आप देखेंगे इसके अलावा 13.41% पूरे उत्तर प्रदेश में जो पशुपालन होता है पूरे भारत का है। गौ सेवा आयोग की स्थापना 1999 में हमने बताई। उसके अलावा कुछ और बताया कि जो आंवला है, आंवला उत्पादन में हमने ये बता ही दिया है। हमने एक चीज़ और आपको यहाँ पे बताई क्या कि जो केसीसी, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। जो केसीसी है, केसीसी की शुरुआत 1998 और 99 में हो रही है। किसान मित्र योजना की शुरुआत 18 जून 2001 को हो रही है और किसान रथ सेवा ये शुरू हो रहा है 2010 और 2011 में। एक चीज़ और आप देखिए, उत्तर प्रदेश जो है ये किन किन चीज़ों में अव्वल है, प्रथम स्थान है। पहले पे आप देखेंगे कुल खाद्य उत्पादन में, कुल खाद्यान्न में, यानी पूरे भारत में प्रथम स्थान रखता है। दूसरा क्या है? आलू, आलू में प्रथम स्थान रखता है। तीसरा क्या है? गन्ना में, गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। इसके अलावा किसमें? गेहूँ में, गेहूँ के टोटल उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। आम के प्रथम उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है और अमरूद के उत्पादन में भी ये प्रथम स्थान रखता है।
इसके अलावा हमने बताया था आंवला। आंवला जब हमने बताई तो हमने ये भी बताया कि आंवला सबसे अधिक प्रतापगढ़ में होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश पूरे भारत में प्रथम स्थान रखता है। इसके अलावा जब दूध की चर्चा की थी तो दूध भी बताया था। तो यानी देखेंगे दूध, आंवला, अमरूद, आम, गेहूँ, गन्ना, आलू, अदरक, आलू और खाद्यान्न, ये सब चीज़ों में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ये आपको यहाँ से जानना था। आइए यहाँ से आगे चलते हैं। अब यहाँ से आगे हम बात करेंगे आपसे जितने उत्तर प्रदेश की नदियाँ हैं, रिवर सिस्टम की हम बात करेंगे आपसे। हमारी चर्चा बहुत तेज़ी से होगी रिवर सिस्टम के बारे में। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वही करेंगे। ज्योग्राफी में आपने कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं आपने किया है। तो देखिए सबसे पहले जो अधिकांश नदियां हैं उत्तर प्रदेश में उनका प्रवाह कैसे है ये समझ लीजिए। जो नदियां हैं वो देखेंगे इस तरह से ऐसे बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यानी इनका प्रवाह किस दिशा से हुआ? इसका प्रवाह हुआ उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की ओर। ये आप ध्यान रखिएगा। और देखिए राज्य की जो सबसे प्रदूषित नदी है, अच्छा सबसे लंबी नदी गंगा होगी और सबसे प्रदूषित नदी यमुना है। सबसे प्रदूषित नदी यमुना है। और देखेंगे जो गंगा भी कम प्रदूषित नहीं है। गंगा का जो सर्वाधिक प्रदूषण पाया जाता है वो पाया जाता है कन्नौज से लेकर बनारस के बीच में। कन्नौज से लेकर बनारस के बीच में गंगा सबसे अधिक प्रदूषित है। आपको याद होगा एक चीज़ और, यहाँ पे देखेंगे ऊपरी गंगा जहाँ पे है वहाँ पर जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। और एक चीज़ और, जो आपको रायबरेली डिस्ट्रिक्ट दिखती है, आपको एक इमेज दिखा दे यहाँ पे, ये आ जाइए रायबरेली। ये किधर गया रायबरेली? ये देखिए दिख रहा है रायबरेली जो है, रायबरेली में सर्वाधिक नहरों की लंबाई है, ये आप याद रखिएगा। यानी जो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक नहर का विस्तार है वो रायबरेली में है। ठीक है, ये बात हमें यहाँ से बतानी थी। अब आइए अपने उसी टॉपिक पे नदियों पर। तो प्रमुख नदियाँ जो हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। आपसे हम बात करेंगे गंगा की, हमारी आपसे बात होगी यमुना पे, बहुत तेज़ी से होगी, ध्यान रखिएगा। क्योंकि हम बात करेंगे आपसे घाघरा पे, गोमती पे, हम बात करेंगे आपसे बेतवा पे, चंबल पे, हमारी आपसे बात होगी गंडक पे, सोन पे। इन प्रमुख नदियों पे हमारी चर्चा होगी, राप्ती पे। तो आइए सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं गंगा नदी के बारे में। देखिए जो गंगा नदी है उसको पहले ड्रा कर देते हैं आपको। गंगा नदी कौन सी है? ये आपको दिख रहा होगा गंगा नदी है। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है और ये उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले के पास बिजनौर में प्रवेश करती है। दूसरी चीज़, ये उत्तर प्रदेश से कुल 28 जिलों से होकर जाती है, 28 डिस्ट्रिक्ट से होकर फ्लो होती है। उसके बाद ये बिहार में पहुंच जाती है, कहाँ से? बलिया के पास। दूसरी चीज़, इसी नदी पर जो आप गंगा नदी है, गंगा नदी के ऊपर ही नेशनल हाईवे 1 का निर्माण किया गया है। आपको हम इमेज दिखा दें, ये देखें, ये जो इलाहाबाद दिख रहा है, यहाँ से लेकर हल्दिया के बीच में ये जो क्षेत्र है इसे NH1 बोला गया है, नेशनल वाटर हाईवे 1 बोला गया है। दूसरी चीज़ आप देखेंगे इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। कौन सी सहायक नदी गंगा की है? गोमती, घाघरा, गंडक, सप्तकोसी, यमुना, सोन, ये सब प्रमुख इसकी सहायक नदियाँ हैं। किसकी? गंगा की। अब देखेंगे आगे दूसरी जो प्रमुख नदी की हमें चर्चा करनी है वो आपकी है यमुना नदी। यमुना नदी के बारे में बता दें, ये प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में। इसका उद्गम स्थल यमुनोत्री है और इसके जो आप देखेंगे जो इसमें कुछ नदियां आकर मिलती हैं, जैसे केन, ये आप केन दिख रही है। केन नदी बांदा के पास से जो यहाँ मिलती है वो बांदा जिला है, बांदा जिले के पास जाकर मिलती है। और देखेंगे ये यमुना जो नदी है टोटल 19 जिलों से होकर बहती है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सर्वाधिक जिलों से होकर बहने वाली उत्तर प्रदेश की नदी कौन सी है और कितने से बहती है, तो वह है गंगा। कौन सी है? गंगा है। गंगा कितने क्षेत्रों से, जिलों से होकर बहती है? 28। यमुना कितने से बहती है? यमुना बह रही है 19। यमुना 19 जिलों से होकर बह रही है, फिर जरा सा कन्फ्यूजन ना हो। और देखिए कि ये जो यमुना नदी है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और उसके बाद ये दो हमने चर्चा की। तीसरी हम आपसे बात करेंगे, एक नदी है शारदा नदी, या इसे काली नदी के नाम से भी जानते हैं।
देखते हैं किसी इमेज में आपको दिखा हो तो दिखा देते हैं। बहुत बड़ी नदी तो नहीं है, फिलहाल आपको नहीं दिया है। चलिए ठीक है, ये देख लीजिए सीतापुर जो है, सीतापुर के क्षेत्र में यह बहती है और ये निकलती है कहाँ से? निकलती है पीलीभीत से। पीलीभीत से निकलकर इस सीतापुर में आकर घाघरा नदी में मिल जाती है। जो घाघरा आप देख रहे हैं ये घाघरा नदी में आकर मिल जाती है। ठीक है, ओके। और सीतापुर में निकलती नहीं है, सीतापुर में प्रवेश करती है उत्तराखंड से। ये जो नदी आपको दिख रही है यही नदी है, ये नाम नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये है शारदा या काली नदी, आकर मिल जाती है कहाँ पे? घाघरा की सहायक नदी है। इसके बाद एक नदी और आपको ये दिख रही है गोमती, इसकी हम चर्चा कर लें। गोमती नदी का उद्गम स्थल बहुत ही आपको याद होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में ही है। कहाँ पे है? फुलहर झील। इसे आपने डिटेल में ज्योग्राफी में नहीं पढ़ा, इसलिए थोड़ा आराम से कराएंगे इसे हम। यमुना और गंगा को आपने पढ़ा है। देखिए जो गोमती है ये फुलहर एक झील है, छोटी झील है। ये कहाँ पड़ती है? ये पीलीभीत में है, वहाँ से निकलती है। और देखेंगे ये जब गोमती आती है तो पहुँचती है पूर्वांचल के एक ज़िले में जिसका नाम है गाजीपुर। गाजीपुर में आकर ये देखेंगे कैथी नामक स्थान पर, एक स्थान वहाँ पास लोकल कैथी नामक स्थान पर गंगा से मिल जाती है। कौन? गोमती। जरा सा कंफ्यूज मत होइएगा, गोमती यमुना की सहायक नहीं है, गंगा की सहायक नदी है गोमती। कहाँ मिल रही है? गाजीपुर में। किससे? गंगा से। और देखेंगे जो हमारा लखनऊ है, जो हमारी राजधानी है, जो कैपिटल आपको उत्तर प्रदेश है, ये गोमती नदी के किनारे ही अवस्थित है। ठीक है, ये बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे आपसे किस नदी की। अब देखिए इधर की जो कुछ प्रमुख नदियाँ थी इनकी हमने चर्चा आपसे कर ली। देखिए जैसे कि हमने गंगा की बात की, हमने गोमती की बात की, अब हम बात करेंगे घाघरा की। घाघरा की बात करें तो घाघरा का जो उद्गम स्थल है ये चीन से उत्पन्न होती है, पहली बात है। लोकेशन कौन सी है? माप चांगुपो हिमनदेक है। कौन सा? मा चाचुंगो हिमनद है, वहाँ से निकलती है। और इसे आप देखेंगे जब पर्वतीय क्षेत्र में होती है, कौन सी? घाघरा। यहाँ पर इसे करनाली के नाम से जाना जाता है। जैसे ये मैदानी हिस्से में एंट्री करती है इसे घाघरा के नाम से जाने लगता है, लेकिन जैसे ही अयोध्या में आती है इसे सरयू के नाम से जाना जाता है। और इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ जी ने इस नदी का नाम पूरा बदल के घाघरा से सरयू कर दिया है। ये आपको याद होना चाहिए। अयोध्या इसी नदी के किनारे है और राप्ती जो नदी आपको दिखेगी गोरखपुर के पास से बहती है, वो इसी घाघरा की ही सहायक नदी है। घाघरा की कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ देखेंगे तो आपको मिलेगी। एक तो हमने बताया था कौन सी? काली नदी या शारदा, दूसरी गंडक, तीसरी तीसरी राप्ती भी इसी की सहायक नदी है। ऐसे कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ आपको मिलेंगी जो किसकी सहायक नदी हैं? जो सहायक नदी हैं घाघरा की। गंडक नहीं, गंडक ध्यान रखिएगा, गंडक किसकी सहायक नदी होगी? गंडक सहायक नदी होगी गंगा की। घाघरा की सहायक नदियाँ हमने आपको बताया, राप्ती ये इसकी सहायक नदी होगी। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और, राप्ती आपने देखा, अब देखिए कौन सी देख लिया आपने? गोमती देख लिया, गंगा देख लिया, घाघरा देख लिया। अब हम बात कर लें थोड़ा सा गंडक के बारे में। गंडक देखिए, और गंडक तो आगे है, ये यूपी के क्षेत्र से बाहर है। ठीक है, तो गंडक की हमें चर्चा नहीं करनी है। ये गंडक बिहार में है, लेकिन ठीक है, ये देखेंगे जो उत्तर प्रदेश का कुशीनगर वाला ज़िला है और उत्तर प्रदेश के जो कुशीनगर ज़िला है और वहाँ का बिहार का जो पश्चिमी ज़िला है, इन दोनों के जिलों के बॉर्डर बनाते हुए ये गंगा में मिल जाती है। ठीक है, उसके बारे में हमें नहीं जानना चूँकि यूपी स्पेशल का भाग नहीं है। आइए इसके बाद जिस नदी की हमें बात करनी है वो है चंबल। इधर से बहने वाली नदियाँ, यानी हम बात कर लें अगर तो हम कहें कि जो नदियाँ अब तक लेफ्ट ट्रिब्यूटरी थी उनकी हमने चर्चा कर ली। अब राइट ट्रिब्यूटरी की बात कर लें। इनमें प्रमुख नाम आपको मिलेगा चंबल। ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, इनमें आपको मिलेगी काली सिंध, इनमें आपको मिलेगी पार्वती, इसमें दिया नहीं होगा, इसमें आपको मिलेगी बनास, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये जो इटावा क्षेत्र है, आपको मैप में अगर आपको दिखाएं यहाँ पर, ये आप देखेंगे इटावा है। इटावा के पास आकर ये नदी, इटावा के पास आकर ये यमुना नदी में मिल जाती है चंबल।
और कितनी दूरी इटावा से लगभग 40 किलोमीटर दूर ये यमुना में मिल जाती है। ठीक है, अब हमने क्या बात कर ली, हमने बात कर ली आपसे चंबल की। अब हम बात करेंगे यहीं बगल में एक नदी है बेतवा। बेतवा का उद्गम स्थल भोपाल के आसपास के क्षेत्र में है, यानी मध्य प्रदेश के भोपाल के दक्षिण पश्चिम में होता है। ठीक है, ये यमुना की सहायक नदी है। ये कहाँ मिलती है ये जानना आपको है। ये हमीरपुर में आकर किससे मिल जाती है, यमुना से मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा आपको एक नदी और जाननी है, वो है केन। आपको दिखाएं, अगर किस मैप में दिया होगा तो आपको ज़रूर करा देंगे हम। ये देखिए यहाँ पर केन नदी दिया हुआ है, ये है केन नदी। केन नदी का उद्गम स्थल है कैमूर पहाड़ी। कैमूर पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल होता है और जो बांदा है, जो आपके बांदा जिला है, बांदा जिले में जाकर ही यमुना से मिल जाती है। ठीक है, आज कहाँ मिल रही है ये आपको याद रखना होगा। उद्गम स्थल तो कम चांसेस है पूछने के लिए, लेकिन जो नदी जिस जिले में जाकर किसी नदी से मिल रही है वो आप याद रखिए। जैसे केन बांदा, बेतवा आपको याद करना है हमीरपुर, आपको याद करना है घाघरा, आपको याद करना है आपको चंबल। ये सब कहाँ मिल रही है ये सब आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक नदी और आपको बात कर लें, वो नदी है आपकी सोन तो नहीं, टोंस। इसमें दिया नहीं टोंस की बता दें, ये मई छोटी सी नदी है। ये देखेंगे जो मैहर वाला क्षेत्र है, मैहर के क्षेत्र से निकलती है। मैहर के पास एक तमसा कुंड है, उस कुंड के आसपास से निकलती है। और जब कुंड के आसपास से निकलती है, आपको हम दिखाना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अगर मिल जाएगी तमसा तो आपको हम दिखा देते हैं। ये रहे तमसा। देखिए तमसा जो नदी है ये निकल कहाँ से रही है, तमसा नदी भी इसे कहते हैं, टोंस नदी को। ये मैहर के आसपास निकलती है और इलाहाबाद के पास में गंगा से जाकर ये मिल जाती है। और इसी नदी पर टोंस जलप्रपात है, इसीलिए महत्वपूर्ण है और कुछ नहीं जानना था इसमें। ठीक है, इतनी बातें अगर स्पष्ट हो गई हो तो जो नदी सिस्टम था वहाँ पे जो चीज़ें आपको जाननी थी हमने लगभग बता दी है। इससे बाहर आपको जो भी चीज़ जाननी होगी वो आपके इंडियन जियोग्राफी का पार्ट होगा। रिवर सिस्टम आप इंडियन पेनिनसुला या नॉर्थ इंडियन प्लेन का भाग होगा, ये वो यूपी का भाग नहीं होगा। ठीक है, तो आइए जितनी आपने चर्चा कर ली उन सब की आपको हम एक बार पीपीटी दिखा देते हैं। पीपीटी के माध्यम से जो चीज़ें और बची होंगी, जो छूट गई होंगी, उसको भी हम डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए पीपीटी पर चलते हैं। पीपीटी में हमने अब तक पशुपालन की बात आपसे कर ली है, हमें बात करना है नदी सिस्टम की। तो देखिए नदी तंत्र हमने जो बताया आपको, जैसा कि पहले ही, कि अधिकांश नदियों का जो प्रवाह है वो किस तरफ है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर दिशा, आप ध्यान रखिएगा। और दूसरा, राज्य की सबसे प्रदूषित नदी यमुना है और गंगा सर्वाधिक जो प्रदूषण होता है कन्नौज से लेकर बनारस के बीच में है। ऊपरी गंगा जो नहर है उससे जल विद्युत उत्पादन होता है और जो सर्वाधिक अधिक लंबाई में अधिक नहरें हैं वो रायबरेली में है। मेजा जलाशय बेलन नदी पर है। बेलन नदी आपको बता दें, हमने आपको डिस्कस नहीं किया है, ये जो इलाहाबाद वाला क्षेत्र है यहाँ पर एक बेलन नदी बहती है। ये बहुत ही पुरानी प्राचीन नदी है। आप देखेंगे ये इस नदी में बहुत सारे अवशेष भी मिले हुए हैं, खास करके आप देखेंगे प्रागैतिहासिक काल तक के। तो ये आपके इतिहास में जो आप पढ़ेंगे तो उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वहाँ पे बेलन नदी के पास बड़े सारे हथियार मिले हुए हैं, ये सब चीज़ें आपको मेजा जलाशय के पास, ठीक है, जानना होगा। ठीक, आगे देखेंगे जो प्रमुख नदियाँ जिनकी हम बात करेंगे यूपी में, जैसे गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री होता है उत्तर प्रदेश में। ये बिजनौर में प्रवेश करती है, 28 जिलों से होकर जाती है, उसके बाद बिहार में प्रवेश कर जाती है। सरयू, घाघरा या जिसे कहते हैं रामगंगा, गोमती, ये सब इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। नेशनल हाईवे नंबर 1 जो है वो आपका इलाहाबाद से लेकर हल्दिया के बीच या प्रयागराज के बीच में इसी नदी पर है। दूसरी नदी हमने बात की थी आपसे यमुना नदी की। इसका प्रवेश सहारनपुर में उत्तर प्रदेश में पहुंचता है, बेतवा आकर हमीरपुर में मिलती है, केन बांदा में मिलती है, 19 जिलों से लेकर जाती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और प्रयागराज में आकर ये संगम पर मिल जाती है। यमुना और गंगा एक दूसरे से, जैसा कि माना जाता है कि जो हमारी पौराणिक बातें हैं, इलाहाबाद है, यहाँ पर 3 नदियाँ आकर मिलती हैं। एक गंगा आती है, दूसरी यमुना आती है और तीसरी आकर सरस्वती मिलती है। हालांकि सरस्वती की कोई विशेष प्रमाण नहीं है, लेकिन ये माना जाता है हमारे पौराणिक कथाओं में 3 नदियों का संगम है। ठीक है, तो आइए अब शारदा या काली की बात करते हैं। ये पीलीभीत में आकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और सीतापुर में आकर घाघरा से मिल जाती है।
गोमती ये फूहर झील से निकलती है पीलीभीत की और गाजीपुर के कैथी नामक स्थान में गंगा से मिल जाती है। अब देखेंगे जैसे गोमती हो गई तो ये गाजीपुर में आके मिल रही है, इसके आगे डैश करके मिला मैच करने के लिए पूछा जा सकता है। लखनऊ शहर इसी नदी के किनारे स्थित है, ये आपको जानना था। चंबल की प्रमुख सहायक नदियाँ, इसका उद्गम स्थल आप देखेंगे एमपी में हो रहा है। इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, आप देखेंगे काली सिंध, पार्वती, बनास इसकी सहायक नदियाँ हैं। इटावा के लगभग 40 किलोमीटर पास ये यमुना में आकर मिल जाती हैं। फिर घाघरा की हमने बात की, घाघरा का उद्गम स्थल तिब्बत में है। तिब्बत में क्या, मांगचाचुंगो हिमनद के पास। इसकी प्रमुख सहायक नदी कुछ हैं जिसकी हमने आपसे आगे बात की, जैसे राप्ती हो जाएगी, आपके अन्य सहायक नदियाँ हो जाएंगी। यहाँ पे राप्ती के साथ साथ आप देखेंगे एक प्रमुख नाम और मिलेगा, जैसे कुआनो, ये सब नदियाँ इसकी सहायक होंगी। अब देखिए इसे जब पर्वतीय क्षेत्रों में होती है तो करनाली के नाम से जाना जाता है, और जैसे मैदानी में आती है घाघरा के नाम से जाना जाता है। अयोध्या में इसे सरयू नाम से जाना जाता है, बहुत लोग इसे सरजू भी बोलते हैं। उसके बाद राप्ती नदी की बात करें, ये नेपाल से उद्गम होता है और जाकर आगे से इसकी एक सहायक प्रमुख नदी है रोहिणी, ये आगे जाकर घाघरा में मिल जाती है। बेतवा इसका उद्गम स्थल भोपाल के दक्षिण पश्चिम में हो रहा है और ये यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। ये हमीरपुर यमुना में आकर मिल जाती है। केन नदी कैमूर की पहाड़ी से उद्गम स्थल हो रहा है, इसका बादा में यमुना से आकर मिल जाती है। और एक प्रमुख नदी और अंतिम है हमारे पास जिसे डिस्कस करना था, वो है टोंस। टोंस का उद्गम स्थल मैहर के पास तमसा नदी, तमसा कुंड से होता है। इसे तमसा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये इलाहाबाद कि सिरसा नामक स्थान के आसपास आकर गंगा से मिल जाती है और इस नदी पर टोंस जलप्रपात अवस्थित है। ठीक है, तो इतनी बात ही हमें आज आपसे इस वीडियो में करनी थी। इलाहाबाद जो यूपी स्पेशल का ये पार्ट 5वां है, यहाँ पर कंप्लीट होता है। पार्ट 6 के साथ हम जल्दी ही आप लोगों के सामने आएंगे, तो हम आपसे डिस्कस करेंगे अगले पार्ट पर। ठीक है दोस्तों, तो दीजिए आगे अपने मित्र रमेश चंद्र को। मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।